हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ आईसीएसई। बस अब फिजिक्स का पेपर आ ही गया है, कुछ ही दिन बचा हुआ है एंड फिजिक्स का पेपर सामने है। और हमारा ये लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इसका रिवीजन हमारा बचा हुआ है। बाकी सारे चैप्टर्स को हमने कर लिया है। स्पेक्ट्रम एक छोटा सा चैप्टर है और इसका रिवीजन अभी हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे और हमारा ये कोर्स, रिवीजन बूस्टर कोर्स, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली द concluding lecture of this revision booster course is in front of you. स्पेक्ट्रम चैप्टर में सबसे पहले जो हमें जानना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पर हम डिफरेंट रेडिएशंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम हम देखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। हमें जानना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एज वेल एज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखो, सबसे पहले इस कोड को याद रखो, तुम्हारा काम बहुत इजी हो जाएगा। GXU, फिर उसके बाद विजिबल लिखना, फिर IMR, ये याद रखना। GXU IMR, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, मैं खुद ऐसे ही याद रखता हूं। GXU IMR, GXU, फिर बीच में विजिबल है, विजिबल में क्या होता है, विबग्योर। ये तीन कोड्स याद रखना, GXU, विबग्योर, IMR। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिसमें तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा अगर कभी कोई क्वेश्चन आया तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, अगर तुम ये याद रखो। GXU IMR, जी क्या है, जी हमारा गामा रेडिएशन है। एक्स क्या है, एक्स एक्सरेज है। यू क्या है, अल्ट्रा वायोलेट है। वी क्या है, विबग्योर का तो जानते हो, विबग्योर वायोलेट है। वी इंडिगो है। आई बी है ब्लू। जी इज ग्रीन, येलो, वाई येलो है, ओ इज ऑरेंज, आर इज रेड, ये सबको पता है। एंड दिस विबग्योर इज द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हमें दिखता है। बाकी जो GXU है और जो IMR है वो हमें नहीं दिखता है, यानी गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, यूवीज हमें नहीं दिखते हैं, दीज आर इनविजिबल। IMR, I stands for infrared radiations, M stands for microwaves, and R for radio waves। तो तुम्हें सबका नाम याद है ना? और सबको अरेंज करने अगर कहे कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। G से लेकर GXU VIB GYOR फिर IMR, ये जो हमने लिखा है GXU VIB GYOR में, यानी विबग्योर, उसके बाद IMR, दिस इज ऑलरेडी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। कोई डाउट नहीं है, तुम्हें याद रखना है GXU विबग्योर IMR, GXU विबग्योर IMR, GXU विबग्योर IMR। ये इसको याद रखोगे तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें सबका वेवलेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, पूछेगा अभी नहीं। तुम्हें पूछता है ये जो विजिबल लाइट रे है, ये जो विबग्योर है, दिस इज द ओनली पोर्शन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल। ये सारे रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडिएशन है। विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और GXU मतलब गामा, एक्सरे, यूवी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें सिर्फ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विबग्योर, जो हमें दिखता है। और वायोलेट का वेवलेंथ तुम्हें याद रखना है और रेड का वेवलेंथ याद रखना है, यानी विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज तुमको याद रखना है। वायोलेट का वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर, और अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दोनों नैनोमीटर की यूनिट में भी, एंगस्ट्रॉम की यूनिट में भी। दिस इज द वायोलेट का वेवलेंथ। एंड इसी तरह से इंडिगो का थोड़ा और ज्यादा वेवलेंथ होगा, ब्लू का ज्यादा वेवलेंथ होगा, उससे ज्यादा, बिकॉज दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तुम्हें सबका वेवलेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, रेड का याद रखना। इट इज जस्ट इस 400 का डबल, 800 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ रेड, जिसको हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो बिना कंफ्यूजन का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलूंगा 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, या फिर मैं लिखूंगा 4000 एंगस्ट्रॉम
to 8000 एंगस्ट्रॉम, दोनों करेक्ट है। अगर हमसे पूछता है विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम, आई मीन विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नैनोमीटर में ही लिखे, बिकॉज दैट इज मोर कॉमन दीज डेज। एंगस्ट्रॉम का यूनिट आउटडेटेड हो गया है, आजकल हम लोग एंगस्ट्रॉम में बात नहीं करते, ज्यादा हम नैनोमीटर में बात करते हैं, तो बेटर होगा कि नैनोमीटर वाला यूनिट हम लिखे। लेकिन हमें एंगस्ट्रॉम वाला जानना चाहिए, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में वो हो सकता है एंगस्ट्रॉम वाला यूनिट ऑप्शन में रहे, तो वी शुड नो इन एंगस्ट्रॉम आल्सो। ओके, सिंपल है। सो दिस इज द वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के जितने भी रेडिएशन है विबग्योर, वो अगर एक साथ हो जाए तो कौन सा कलर हमें दिखता है? व्हाइट लाइट हमें दिखता है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं विजिबल रेंज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ रेंज फॉर, मैं बार बार विजिबल रेंज बोल दे रहा हूं, वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम ना बोलकर वेवलेंथ रेंज ऑफ व्हाइट लाइट भी बोला जा सकता है, क्योंकि व्हाइट लाइट ही तो है विजिबल स्पेक्ट्रम। विबग्योर इज नथिंग बट व्हाइट लाइट, एक साथ मिलके वो व्हाइट लाइट बनता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसका उल्टा बात करें, ऐसे वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर इस तरह से अगर हम जाए, यू सी द एरो, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है GXU विबग्योर IMR ऐसे, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है यहां से उल्टा RMI, फिर हमारा ROYGBIV और UXG उल्टा जा रहा है। तो तुम्हें अगर GXU IMR याद है तो तुम उल्टा करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। तुम्हें किसी भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ याद रखना, वायोलेट का और रेड का, दैट मींस 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर है विजिबल रेडिएशन का वेवलेंथ रेंज। क्लियर हो गया? देखो यहाँ लिखा हुआ है विजिबल GXU, यहाँ IMR दिख रहा है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, बस ये याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहां लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम, वो हम अभी इस वीडियो में करेंगे, बहुत तरह के एमसीक्यूज। अच्छा, एक जो है बहुत ही डायरेक्ट, जिसमें तुमको याद करने के अलावा, रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज द यूजेस ऑफ द डिफरेंट रेडिएशंस। उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं ना, ये पहले भी सुने होंगे लोअर क्लासेस में, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी होती है कि रेड कहाँ रहता है, वायोलेट कहाँ रहता है। इस बार तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी वो क्वेश्चन है, अगर स्प्लिट हुआ लाइट ऐसे, तो ये सातों रंग में स्प्लिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, फिर बाहर भी जाएगा 7 कलर्स। तो जो कलर सबसे एक्सट्रीम एंड में होगा, मतलब अवे फ्रॉम द बेस, yani I'm talking about this radiation, this light ray, away from the base, that is nothing but what? That is red. Red होगा away from the base, and base के तरफ the light ray which is closest to the base of the prism, base of the prism, base के closest है वो है violet, वो violet कलर है। तो याद रखना which radiation is closest to the base of the prism, वो होता है वायोलेट, एंड फारदेस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म वो होता है रेड, रेड लाइट, और बीच में रहता है VIBGYOR, ये तो पता है ना, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में ये स्प्लिट हो गया, जिसमें बेस के पास जो कलर होगा वो वायलेट होगा, और सबसे एक्सट्रीम एंड सबसे ऊपर में जो होगा वो रेड होगा। अच्छा, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में फिगर ऐसे है, इस बार के तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में बहुत ही सिंपल, इसी फैक्ट पर बेस्ड, अब प्रिज्म को उल्टा करके ड्रॉ किया हुआ है, देखना तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में ऐसा प्रिज्म, तो बेस इसका ऊपर है, ऊपर है, और यहाँ पे लाइट ऐसे आया, एक मिनट, लाइट ऐसे आया एंड वो स्प्लिट किया, दे हैव एंड दे डिड नॉट शो इन द फिगर, दे हैव नॉट शोन ऑल द लाइट रेज, दे हैव ओनली शोन द एक्सट्रीम टू एंड्स ऑफ द लाइट ऐसे, एंड दे हैव आस्क्ड this is say A, this is B, they have said सिर्फ एक्सट्रीम एंड्स को दिखाया गया, यानी इसमें से कोई एक ब्लू है, कोई एक वायलेट है और कोई एक रेड है, तो कौन सा A रेड है या वायलेट है?
और बी रेड है या वायलेट है, ये पूछा गया है। तो मैंने अभी भी बताया कि बेस के क्लोजेस्ट जो होगा वो वायलेट होगा। बेस हमारा ये वाला लाइन है ना, दिस इज द बेस, एंड बेस के क्लोजेस्ट हमारा रे बी है, द बी इज क्लोजेस्ट टू द बेस, यानी बी हमारा वायलेट है एंड ए इज रेड। ऐसे इस लॉजिक, तो प्रिज्म को उल्टा कर दे, साइड कर दे, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे क्लोजेस्ट टू द बेस जो रे आकर बेंड हुआ वो वायलेट है, सबसे कम जिसका बेंडिंग हुआ यानी जो सबसे अवे फ्रॉम द बेस है दैट इज रेड। रेड का सबसे कम बेंडिंग होता है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है। वायलेट में एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा, रेड में एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम। ओके, क्लियर है ये लॉजिक? अच्छा, इसी ये जो लाइट स्प्लिट किया इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस फिनोमिनन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्शन। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। तो हमने डिस्पर्शन को यहाँ टिक कर दिया, हालांकि तुम्हें एग्जाम में टिक नहीं करना है, उसमें ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, एंड तुमको लिखना है सी, तुमको सी लिखना है। राइट, समझ में आ गया? डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, द, देखो वही क्वेश्चन, द कलर क्लोजेस्ट टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, कौन सा बेस के पास होगा? वायलेट, जो मैंने अभी अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, अमंग गामा एक्सरेज and microwaves, gamma x-rays and microwaves which have the shortest wavelength, तो मैंने अभी भी बताया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करने के लिए तुम लिखना GXU, और यहां वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का कोई भी नाम यहां नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो GXU IMR। बीच वाला जो विब्ग्योर है उसको हमने लिखा नहीं क्योंकि हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शन है? गामा है, फिर एक्सरेज है, फिर माइक्रोवेव्स है, ये तीन है हमारे ऑप्शन में, है ना? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम जानते हैं कि ऐसे जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ इंक्रीजेस, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा का है, गामा का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो हम ऐसे गामा को टिक कर दिए। और इन्हीं तीनों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? माइक्रोवेव्स का, बिकॉज दैट इज टुवर्ड्स दी राइट मोस्ट, सबसे राइट मोस्ट है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, राइट? दिस इज व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ। द वेवलेंथ रेंज ऑफ व्हाइट लाइट इज, व्हाइट लाइट का ऑप्शन देखो, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, जो मैंने अभी बताया। 4000 नैनोमीटर टू 8000 नैनोमीटर ये गलत है, क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम के केस में 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, राइट? नैनोमीटर में बोलेगा तो 400 टू 800 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में बोलेगा तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? द मटेरियल ऑफ प्रिज्म टू ऑब्टेन अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा, एक खास बात अब जाननी है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं ना, वो ग्लास के द्वारा एब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी ग्लास absorbs ultraviolet radiations, glass will absorb ultraviolet radiations, so glass के थ्रू हम अगर अल्ट्रावायलेट रेज को पास करके उसके हम स्पेक्ट्रम को देखना चाहे तो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, we will not be able to obtain the spectrum of ultraviolet rays through glass prism। तो उसके लिए हम क्वार्ट्ज प्रिज्म को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज will not absorb ultraviolet rays, तो क्वार्ट्ज होता है। और एक चीज मैं बता दूं कि अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा प्रिज्म लेते हैं? क्वार्ट्ज का प्रिज्म। उसी तरह से इंफ्रारेड रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को पाने के लिए हम रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज करते हैं। किस प्रिज्म का यूज करते हैं? रॉक सॉल्ट। इंफ्रारेड के लिए रॉक सॉल्ट का प्रिज्म यूज होता है, एंड अल्ट्रावायलेट के लिए quartz prism का यूज होता है। You will not forget, this is very important. Here we have the next question, the same question. The material of prism to obtain infrared rays, infrared के लिए rock salt का prism, ultraviolet rays के लिए quartz का prism। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि किस मटेरियल का प्रिज्म रहता है इस इन पर्टिकुलर रेज के लिए। याद रखना, कंफ्यूज मत कर, इसका उल्टा उल्टा मत लिख देना। इंफ्रारेड के लिए रॉक सॉल्ट प्रिज्म, अल्ट्रावायलेट के लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म, और विजिबल लाइट रे के प्रिज्म के लिए ग्लास प्रिज्म। विजिबल के लिए ग्लास, कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। विच रेज आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफी एट नाइट? रात में फोटोग्राफी के लिए, एनिमल, जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, स्पेशली रात में होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो उसमें हम लोग कौन सा रेडिएशन का यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इंफ्रारेड रेडिएशंस।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच रेज आर यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूजेस पर बेस्ड। मैंने बोला था यूजेस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तुमको यूज जानना है। तो मेन जो यूजेस है ना उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, जिसका बहुत उम्मीद है इन्हीं सब यूजेस से आ सकता है। विच रेज आर यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्स रेज। एक्स रेज का यूज करते हैं हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। Which rays are used for signals during war? जब युद्ध होता है तो हम कौन सा रेज यूज करते हैं? सिग्नल्स फॉर वॉर, क्योंकि हम उसे दिखता नहीं है वो रेज हमें ज्यादा, और क्योंकि इनविजिबल है वो रे, क्योंकि हमें सिर्फ विबग्योर दिखता है। तो अगर इनविजिबल रे हमें सिलेक्ट करना है, और ऐसा रे जो मीडियम उसको ज्यादा एब्जॉर्ब भी ना करे, तो वो अप्रोप्रिएट रे और हार्मफुल भी ना हो, हार्मफुल भी ना हो, वो रे है इंफ्रारेड रे। तो विच रेज आर यूज्ड फॉर सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर? इंफ्रारेड रेज, राइट, इंफ्रारेड याद रखना है। विच रेज आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स इन बोन्स। ये तो तुम लोग को पता है, ये हर बच्चा को पता है कि फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स का तो बोलते हैं ना मम्मी जाओ एक्सरे करा के आओ, हाथ का फ्रैक्चर हो गया। एक्स रेज आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स इन बोन्स। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। Which rays are used for television transmission? टेलीविजन ट्रांसमिशन में रेडियो वेव्स का यूज होता है, रेडियो वेव्स का यूज होता है ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, विच रेज आर यूज्ड फॉर कुकिंग? तुम लोग बोल दोगे, जानते हो, घर में है ना माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव में केक बनाती है मम्मी, ओके, पिज्जा का बेस बनाती है मम्मी माइक्रोवेव में, इजंट इट? तो माइक्रोवेव में हम कुकिंग करते हैं, और उसमें माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का यूज होता है। सो माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर कुकिंग। वेरी इजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। विच रेज आर यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ गैजेट्स? तुम्हारे पास अगर टीवी का भी रिमोट है, उसके सामने देखना छोटा सा एक बल्ब जैसा रहता है, जिसको प्रेस करोगे तो ये ऐसे लाइट एमिट करता है, तो वो बेसिकली इंफ्रारेड होता है। हाँ ठीक है, वैसे इंफ्रारेड तो इनविजिबल हम कहते हैं, लेकिन बहुत ही स्लाइट उसकी विजिबिलिटी होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि इनविजिबल, दिखता नहीं है हमें वो लाइट रे, क्योंकि विबग्योर को ही हम मानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, लेकिन इंफ्रारेड की भी बहुत कम स्लाइट विजिबिलिटी होती है। ओके, इसलिए तुम्हें हल्का फुल्का वो रेड रेड दिखता भी होगा जब हम रिमोट का स्विच को प्रेस करते हैं, एंड दैट इज वेयर द इंफ्रारेड रेडिएशंस कम। वही यूज होता है रिमोट कंट्रोल के, रिमोट कंट्रोल में कोई भी गैजेट्स में। ओके, सिंपल, इंफ्रारेड। एंड नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो जितने भी हमने वेव्स पढ़ा अभी, जी एक्स यू, फिर विबग्योर, फिर आईएमआर, दिस इज, दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, क्या है ना, इनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए बिल्कुल भी मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, बट इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए दे डोंट नीड अ मीडियम। एंड इन प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम है, हर एक का स्पीड सेम है। व्हाट इज द स्पीड? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हर एक रेडिएशन का सेम स्पीड है, and that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल ऑफ देम आर ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होते। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दीज आर ट्रांसवर्स वेव। एंड जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं, दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि लाइट रे का हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, एक इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट किया, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये लाइट ओबे करता है। लाइट मतलब विजिबल लाइट तो ओबे करता ही है, जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है वो भी ओबे करते हैं, यानी एनी रेडिएशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब तो पता चल गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बिल्कुल भी नहीं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल भी नहीं, विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज क्या बोल रहा है? दे डू नॉट ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ना, दे ओबे, दे एक्चुअली ओबे, राइट। तो हमारा 15 एमसीक्यूज हमने कर लिया स्पेक्ट्रम का, हमारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया, एंड टुडे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द रिविजन lectures in this booster series. All the best for the physics examination. धमाका करके आओ, पूरे अच्छी तरह से मस्त पेपर लिख कर आओ। God bless you children. All the best once again.